Hello everyone, welcome back to my channel. We have already discussed about some topics in ecosystem. So हम लोग आज के वीडियो में अलग ही आगे के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम का. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. द मेजर फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम. सो इकोसिस्टम के कुछ मेजर फंक्शंस हैं. लेट्स सी क्या क्या है. फर्स्ट इज प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल. ये इकोसिस्टम का जो चैप्टर है वो इन्हीं चारों फंक्शन पे बेस्ड है. इन्हीं चारों टॉपिक्स पे ही ये चैप्टर खत्म हो जाता है. ठीक है, सो लेट्स सी कि व्हाट इज प्रोडक्टिविटी. The productivity is the rate of biomass production per unit area during a given period of time is called productivity. So यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, ये per unit area and given period of time. ये हमेशा याद रखेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर उस एरिया के अंदर जितने भी प्लांट्स के अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो उस प्लांट को एक हम सर्टेन टाइम दे देते हैं. ठीक है, लाइक अगर आप अपने स्कूल कैंपस की बात करें तो आपके स्कूल कैंपस का जो एरिया है, ठीक है, वो एरिया हम ले लेते हैं. उस एरिया के अंदर में जितने भी प्लांट्स हैं, ठीक है, वो प्लांट्स को हमने दे दिया 1 हफ्ता का टाइम. अब हम ये रीड करेंगे कि देखेंगे कि आपके स्कूल के कैंपस में जितने भी प्लांट्स हैं वो 1 हफ्ते के अंदर कितना प्रोडक्शन करते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं. वो अपने लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं. तो एक 1 हफ्ते में आपके स्कूल के कैंपस के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं उन्होंने कितने ग्लूकोज क्रिएट किए हैं, कितने बायोमास बनाए हैं, उसका जो रेट होगा उसे हम लोग बोलेंगे प्रोडक्टिविटी. ठीक है, सो इसको एक तरह से कह सकते हैं कि इट इज़ द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. है ना, क्योंकि प्लांट किससे फूड बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाते हैं. इसको हम लोग एक सिंबल भी देते हैं. देखते हैं आगे क्या टॉपिक है. इट इज़ मेजर्ड इन टर्म ऑफ वेट और एनर्जी. इसे हम लोग वेट के तौर पे भी उसको मेज़र कर सकते हैं या फिर एनर्जी के भी. ठीक है, अगर हम इसे एनर्जी को लेकर मेज़र करते हैं तो इसके लिए एक सिंबल दिया जाता है. लाइक आप नोट कर सकते हैं, अभी मैं ये कह रही हूँ. इसका जो सिंबल है एनर्जी में, उसे हम लोग सिंबलाइज करते हैं किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. ओके, आई रिपीट, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. ठीक है, इसे आप ईयर में भी ले सकते हैं, मंथ में भी, वीक में भी, लेकिन आपके एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो ईयर पे दिया हुआ है. ठीक है, इट इज़ यूज टू कंपेयर प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम. सो जो प्रोडक्टिविटी है ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम में उसमें वेरिएशंस आएंगे. ठीक है, अलग अलग हो सकते हैं. सॉरी, थोड़ा सा बैक चलते हैं. सो प्रोडक्टिविटी को फर्दर डिवाइड किया गया है 2 टाइप्स में, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. ओके, सो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? इट इज the amount of biomass produced per unit area in a given time period by प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. सो सेम जो प्रोडक्टिविटी के बारे में हमने बोला है, सेम उसी तरह से यहाँ पर है. लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है, यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि प्लांट्स के द्वारा वो प्रोडक्शन हो रहा है या फिर एनिमल के द्वारा. ये चीज़ इसमें नहीं दिया हुआ है. इसमें बस इतना दिया हुआ है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे पर यूनिट एरिया में गिवन अ टाइम ऑफ पीरियड कितने बायोमास प्रोड्यूस हो रहे हैं. ठीक है, लेकिन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या है कि प्लांट्स, इसमें बोला गया है प्लांट्स. ओके,
प्लांट्स जो है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम कितने बायोमास प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके जो टोटल अमाउंट होगा वो हमारा कहलाएगा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को अगेन टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज जीपीपी, दैट मीन्स ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एंड सेकेंड इज एनपीपी। ठीक है, लेट्स डिस्कस अबाउट जीपीपी। It is the rate of production of organic matter during photosynthesis. So यहाँ पे बोला गया है कि photosynthesis जो है, फोटोसिंथेसिस के दौरान जितने भी ग्लूकोज बन रहे हैं, टोटल ग्लूकोज जो बने हैं, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर जो प्रोड्यूस हुए हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, उसके जो टोटल अमाउंट होंगे वो कहलाएंगे ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हो गया? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी is the building of biomass or storage of energy by green plant or plants in a unit time and area कह सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला है जितने भी डेफिनेशन होंगे इसमें, उसमें पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट एरिया ये वर्ड जोड़ना ही है। सो सिंपल अगर मैं कहूँ तो एग्जाम्पल ले अगर आपके फैमिली इनकम की, ठीक है, हम लोग जैसे एक फैमिली में रहते हैं और कोई मेंबर होते हैं जो सैलरी मंथली उनको सैलरी मिलती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि अगर मंथली सैलरी हमें 20,000 मिल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक मंथ का जितना भी बजट होता है उसे हम लोग डिस्कस करते हैं कि हाँ हाँ इसमें इसमें खर्च होना है। तो 20,000 में हम लोग सारे पैसे जो जितने भी प्लान किए हुए रहते हैं उसमें खर्च करते हैं, और उनको छोड़कर जो पैसा हमारे पास बच जाता है, जितने भी रुपए हमारे पास बचते हैं, वही हमारा होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, सिंपल है। 20,000 हमारे फैमिली इनकम हो गई, और उसमें हमने क्या किया, मंथली हमने बिजली बिल, वाटर बिल ये सब में खर्च किया, और उसके अलावा जो हमारे पास रह गया है, ठीक है, वो कहलाएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसी को यहाँ पर अप्लाई करना है प्लांट्स में। ठीक है, प्लांट्स में अगर हम लोग अप्लाई करें तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हो गया, टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, है ना। सो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हो गया कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट जितने भी ग्लूकोज बना रहे हैं, ठीक है, वो हमारा हो गया ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या हो गया कि हम यहाँ दे सकते हैं कि ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लांट का बन गया है ग्लूकोज, यहाँ पे माइनस आर, आर दैट मीन्स रेस्पिरेशन लॉस, है ना। तो प्लांट जो है वो कहाँ खर्च कर सकता है अपना जितना भी एनर्जी है, जो उसने ग्लूकोज बनाया वो उसमें वो किस में खर्च कर सकता है, रेस्पिरेशन में खर्च कर सकता है, अपने जितने भी डैमेज पार्ट है उसको ठीक करने में वो खर्च कर सकता है। ठीक है, तो इन सब को खर्च करने के बाद जो उसके पास ग्लूकोज रह गए हैं वो कहलाएंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। GPP is not equal to NPP because considerable amount of GPP is utilized by plants in respiration, ये मैंने अभी बोला। सेकेंड जो प्रोडक्टिविटी था वो है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। It is the rate of formation of new organic matter by consumers, okay, consumers in a given period of time. So प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हो गया था, उसमें भी ऑर्गेनिक मैटर बन रहे थे, फॉर्मेशन हो रही थी, लेकिन किसके द्वारा हो रही थी, वो वहाँ पे क्या था, कंज्यूमर्स की जगह में क्या था, प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स, है ना। वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑर्गेनिक मैटर्स बना रहे थे, जिसे हम लोग बोल रहे थे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या हो गया, प्लांट, क्योंकि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी उसने बना लिया है प्लांट ने, तो कंज्यूमर्स जो हैं जो उसे खाएंगे वो क्या बनाएंगे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी ऑब्वियस है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिकम्पोजिशन। अभी हमने देखा था यहाँ पे 4 मेजर्स फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। सो अब हम लोग देखेंगे प्रोडक्टिविटी के बाद
decomposition. Okay, so what is decomposition? It is the process of breaking down of dead organic matter into small organic and inorganic molecules by decomposers, and that is bacteria and fungi. ठीक है, so डिकम्पोजिशन क्या है? डिकम्पोज का ही मतलब होता है कि उसको ब्रेक डाउन कर देना, है ना, डिकम्पोज करना। तो डिकम्पोज कौन करेंगे? बैक्टीरिया एंड फंजाई जैसे ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करेंगे। ठीक है, तो किसी भी डेड ऑर्गेनिक मैटर का, जो भी जितने भी डेड ऑर्गेनिक मैटर है उनको स्मॉलर हो या फिर लार्जर ऑर्गेनिक मैटर में या फिर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जो तोड़ते हुए डिवाइड करते हैं, उसे हम लोग बोलेंगे डिकम्पोज़र। और इस प्रोसेस को, जिसमें डेड ऑर्गेनिक मैटर टूटते हैं और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, उस प्रोसेस को बोलेंगे डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट हेडिंग इज detritus. Raw material of decomposition as dead plants, animals and animal feces is called detritus. So detritus क्या हो गया? जो रॉ मटेरियल होगा डेड, जिसे हम लोग बोल सकते हैं डेड बॉडी। ठीक है, तो बॉडी में हम लोग ले लेंगे, जैसे डेड प्लांट बोला जा रहा है, अगर हम एग्जांपल ले प्लांट्स के जो लीफ टूट कर गिरते हैं, है ना, तो टूट कर जब वो गिर जाते हैं नीचे सूख कर, या फिर कीड़े मकोड़े खा लेते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं, तो वो हो गया डेड ऑर्गेनिक मैटर, रॉ मटेरियल। ठीक है, एंड एनिमल्स लाइक जैसे हम लोग देखते हैं डॉग्स मर जाते हैं, या जितने भी लिविंग बॉडी है, ठीक है, एनिमल्स की ही नहीं, ह्यूमन बॉडी भी आप ले सकते हैं, तो जितने भी डेड एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमंस जो हैं, वो होंगे detritus, एक रो मटेरियल। नेक्स्ट इज detrivores. Animals that feed on decaying organic matter, that is detritus. Okay, so डेट्रीवोर्स क्या हो गया? वैसे एनिमल जो फीड करते हैं, जो खाते हैं किसको? डिट्राइटस को, जिसमें आते हैं डेड प्लांट, एनिमल्स एंड एनिमल फीसेस। इन सब को खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं उससे बोलेंगे डेट्रीवोर्स। ठीक है, एग्जाम्पल में देखेंगे तो अर्थवॉर्म्स, टर्माइट्स, स्नेल्स एक्सेट्रा, ये सारे होंगे हमारे डेट्रीवोर्स। ठीक है, सो डिकम्पोजिशन क्या हो गया? ब्रेकिंग डाउन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, जो ये डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं, डेड प्लांट्स, एनिमल्स, एनिमल फीसेस, ये सब क्या कहलाते हैं? डेट्राइटस। और इन्हीं का जो ब्रेक डाउन होता है, जो प्रोसेस होता है, उसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन। और डिकम्पोजिशन करने में हेल्प कौन करता है? इनको कौन खाता है? डेट्रीवोर्स खाते हैं। एग्जाम्पल में है अर्थवॉर्म्स, टर्माइट्स एंड स्नेल्स। ठीक है, next is steps of decomposition. First step is fragmentation of detritus. It is the process of breaking down of detritus into smaller particles. It is done by detritivores. ठीक है, सो फ्रेगमेंटेशन क्या है? फ्रेगमेंट का ही मतलब है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। सो जो डेट्राइटस है, डेड मैटर्स हैं, जो जैसे मैंने लीफ के बारे में बोला था, वो जब ब्रेक डाउन होके नीचे गिर जाते हैं, तो उसको जो डेट्रीवोर्स, जैसे अर्थवॉर्म्स, स्नेल्स, टर्माइट्स, ये सब क्या करते हैं? स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। ओके, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेट्राइटस। सेकेंड इज यहाँ पे लीचिंग से पहले हम लोग कैटाबॉलिज्म पे जाते हैं, उसके बाद हम लोग थर्ड लेंगे लीचिंग को। सेकेंड इज कैटाबॉलिज्म. Decomposers like bacteria and fungi release enzymes to decompose detritus into smaller inorganic compounds. So जो जितने भी बैक्टीरिया एंड फंजाई है, जैसे एक लीफ जो था, ठीक है, डेट्राइटस लीफ जो था, वो ब्रेक डाउन होके, फॉल डाउन होके जमीन पे आ जाता है। ठीक है, उसके ऊपर क्या बैठ जाते हैं? बैक्टीरिया एंड फंजाई। अब वो क्या करते हैं कि उनके बॉडी से क्या रिलीज होता है? एंजाइम्स रिलीज होते हैं, जो उस डेट्राइटस के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक बॉडी को
हम लोग जैसे हम ह्यूमंस भी अगर देखें अपने आप को, हम लोग काफ़ी कॉम्प्लेक्स तरीके से बने हुए हैं, ठीक है। उसी तरह से जो एक लीफ भी है वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है उसका। तो उस स्ट्रक्चर को सिंपलर कर देता है कौन? बैक्टीरिया एंड फंजाई से जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं, वो उसके कॉम्प्लेक्स बॉडी को क्या करते हैं, एक सिंपलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड में बदल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज लीचिंग। सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व्स इन वाटर एंड गोज डाउन टू सॉइल एंड गेट precipitated is called leaching. अब क्या हो रहा है कि बैक्टीरिया एंड फंजाई जो है एंजाइम से रिलीज कर रहे हैं और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर दे रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि क्योंकि उनका जो बॉडी था वो सिंपली फॉर्म में आ चुका है, तो वो क्या हो रहा है कि उसमें जितने भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स थे उस बॉडी में, जो वाटर में डिज़ोल्व्स हो सकते थे, वो क्या हुए कि ज़मीन में आकर वो वाटर सॉल्यूबल हो सकते थे, इसलिए वो क्या हो गया, वो मिट्टी के नीचे, वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, मिट्टी के नीचे चले जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, गोज डाउन टू सॉइल, और इसी को बोलते हैं लीचिंग, ठीक है। क्योंकि वो वाटर सॉल्यूबल होते हैं, तो ऑब्वियसली अगर हम पानी को ज़मीन पर फेंकते हैं तो पानी ऊपर ही नहीं रहता, वो नीचे ज़मीन के अंदर चला जाता है ना। तो सेम उसी तरह से क्या हो रहा है कि डिकम्पोजर्स जो है वो एंजाइम्स रिलीज कर रहे हैं और उस डेट्राइटस के जो कॉम्प्लेक्स बॉडी है उसको सिंपल कर रहे हैं, ठीक है। और सिंपल करने के बाद जितने भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स या कंपाउंड्स हैं जो वाटर में डिज़ोल्व हो सकते हैं, वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और वो कहाँ चल जाते हैं, डाउन टू सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट इज ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन क्या है? सिंप्लीफाइड डिट्राइटस कन्वर्टेड टू ह्यूमस। सो हम लोग जैसे अभी हमने बोला कि लीचिंग में क्या हो रहा है कि वाटर सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल के अंदर चले जाते हैं। तो जब वो सॉइल के अंदर जाते हैं तो वो एक ह्यूमस क्रिएट करते हैं जो बहुत ही एक डार्क कलर का होता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे ह्यूमस क्या है। ह्यूमस इज अ डार्क एंड एमॉर्फस सब्सटेंस, ओके। वो बहुत ही डार्क कलर का हो जाता है। हम बहुत बार देख सकते हैं कि प्लांट्स जहाँ पे बहुत सारे पत्ते गिर जाते हैं, तो हम लोग अगर उसको इकट्ठे करके एक जगह जमा कर देते हैं, तो हम लोग देखेंगे कुछ दिन के बाद वो सड़ जाते हैं और वहाँ वो मिट्टी में मिल जाता है, और वहाँ की मिट्टी जो है वो पूरी तरह से एकदम डार्क नज़र आता है। और वो क्या होता है, हाईली रेजिस्टेंस टू माइक्रोबियल एक्शन। वो इतना उपजाऊ होता है ना कि वहाँ पे जितने भी माइक्रोब्स होते हैं वो उस पर अफेक्ट नहीं कर पाते, वो हाईली रेजिस्टेंट हो जाते हैं किसके अगेंस्ट में, माइक्रोबियल एक्शन के अगेंस्ट में। undergoes decomposition very slow, okay, and reservoir of nutrients। मतलब ये रिजर्वायर मतलब होता है स्रोत, है ना, न्यूट्रिएंट का स्रोत बन जाता है वो। हम लोग अगर खाद बनाते हैं अपने घर पे भी पौधों में देने के लिए, तो हम लोग बहुत सारे जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं उनको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और उनको थोड़ा सा सड़ने देते हैं, ठीक है। तो वहाँ का जो एरिया होता है वो काफ़ी उपजाऊ हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स क्रिएट हो जाते हैं। नेक्स्ट लास्ट स्टेप इज मिनरलाइजेशन। जब ह्यूमस रिलीज होता है, ह्यूमस जब बनने लगता है, तो वहाँ की जो एरिया है वो काफ़ी न्यूट्रिएंट हो जाते हैं, वहाँ का जो ज़मीन है वो काफ़ी उपजाऊ हो जाता है और उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट क्रिएट होते हैं लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, ओके। एंड उसी से मिनरल्स भी फॉर्म होते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड एंड वाटर। आई होप कि आपको ये 5 स्टेप्स याद होंगे, ये आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो होता है कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेट्राइटस, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। हम लोग इसको एक डायग्राम के थ्रू देखें तो आप यहाँ इजीली समझ सकते हैं कि प्लांट से एक लीफ फॉल डाउन हो गया है और उससे अर्थवॉर्म क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर दे रहे हैं। डिवाइड करने के बाद क्या हो रहा है, ये ह्यूमिफिकेशन के थ्रू ये क्या हो रहा है, रिच सॉइल बना रहा है, ठीक है। रिच सॉइल बना रहा है, वो
लीचिंग हो रहा है, उसका लीचिंग होने के बाद वहाँ पे ह्यूमिफिकेशन हो रहा है। ह्यूमिफिकेशन होने के कारण जो सॉइल है वो काफ़ी ऑर्गेनिक रिच सॉइल बन चुका है। ठीक है। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, इसे क्या कर रहे हैं, ये अर्थवॉर्म ने ईट किया है। ईट करने के बाद वहाँ पे वो, और वहाँ पे ऑलरेडी वो काफ़ी उपजाऊ बना देता है वो ज़मीन को, और वहाँ पर से ये क्या हो रहे हैं, कुछ मशरूम्स है जो ग्रो कर रहे हैं, और ये इस तरह से भी इसे भी अर्थवॉर्म्स खाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अर्थवॉर्म के भी डेड होने के बाद क्या हो रहा है, ये ऑर्गेनिक रिच सॉइल जो है वो फॉर्म हो रहा है। सो एक इजी स्टेप है फॉल डाउन होना। ये एक डेट्राइटस है, डेट्राइटस को डेट्रीवोर्स जो है वो खा रहे हैं, और खाने के बाद जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर थे वो सिंपल हो चुके हैं, और वो लीचिंग के थ्रू ह्यूमस बना रहे हैं। ह्यूमस के कारण जो सॉइल है वो काफ़ी रिच ऑर्गेनिक सॉइल बन चुका है। अब क्या हो रहा है कि ये जो सॉइल है, ये सॉइल में फिर से क्या ग्रो होंगे, हम देख सकते हैं यहाँ पे फिर से प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं। ठीक है। इस तरह से ये जो साइकिल है, ये डिकम्पोजिशन का साइकिल, ये इस तरह से चलता रहता है। सो आई होप कि आपको ये प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन की जो टॉपिक है वो समझ में आ गई हो। और अगर आपको कुछ भी इसमें कुछ डाउट हो तो आप इससे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है। थैंक यू।